दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं बात करने जा रहा हूँ जेकेपीएससी 10+2 की बात, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ऑल सब्जेक्ट की बात करने जा रहा हूँ। मैं एक अप्रोच आपको बताने जा रहा हूँ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जेकेपीएससी का लेके पिछले 3 साल से। ठीक है, 1 स्टेज हमेशा क्वालिफाई किए हैं, तो उसका मैं आपको एक्सपीरियंस देने जा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। जेकेपीएससी का लेवल क्या रहेगा वो भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी कि पोस्टें बहुत कम हैं, बहुत सारे बच्चे जो इसमें अपेयर होंगे, मतलब जो बच्चे जितनी पोस्ट हैं उससे 20 टाइम ज़्यादा जो है जिन बच्चों का नेट जेआरएफ और पीएचडी है ना। तो आप खुद समझ का रहो कि कितने बच्चे इसमें आएंगे और किस वे में आएंगे, है ना, उनकी अप्रोच क्या होगी। ये चीज़ आपको क्लियर करनी होगी पढ़ने से पहले, या अगर आप पढ़ रहे हो तब भी, कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जिस जिस एस्पिरेंट ने सिलेबस को अच्छे से डिकोड कर दिया, ठीक है, जिस एस्पिरेंट की सिलेबस की तरफ अप्रोच तगड़ी है, जिस एस्पिरेंट को क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच तगड़ी है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस जेकेपीएससी या कहाँ पे फंसाती है बच्चे को, अगर उसके लिए वो अप्रोच तगड़ी है उसके लिए, तो उसको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और ये कहना मुझे मैं कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि हर एस्पिरेंट अपनी तरफ से बेस्ट देता है। ठीक है, और अभी जो 10+2 की तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, और अगर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो डेफिनेटली वो आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन जब आप उनको 4 ऑप्शन दे दोगे तब वो फंस जाएंगे। ठीक है, और यही गैप होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। इसलिए जेकेपीएससी 10+2 की मैं सिंपल अप्रोच ये आपको बताने जा रहा हूँ। सिलेबस आना चाहिए था, अभी तक सिलेबस नहीं आया, पता नहीं क्यों ये डिले कर रहे हैं। इन्होंने लास्ट टाइम बोला भी था कि किसी को कि हम सिलेबस जल्द निकालने वाले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या बोल सकते हैं ना, जम्मू कश्मीर है ना, कुछ भी हो सकता है। जो सिलेबस पिछला सिलेबस है उस सिलेबस को आप निकालिए, उस सिलेबस को आप तब तक डिकोड कर दीजिए, और आप यकीन मानिए कि उससे ज़्यादा सिलेबस आपको आगे पीछे चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 20% चेंज हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। मैं एट मैक्स बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें वो एस्पिरेंट भी अप्लाई करेगा जो 2016 में जिसने पीजी की थी, इसमें वो एस्पिरेंट भी है जिसने 2014 में पीजी की थी। ठीक है, तो इसलिए आप समझ पा रहे हो कि कितने % चेंज होगा। इसलिए आपको वो चीज़ें कुछ ध्यान रखना है, सिलेबस अपना उसको डिकोड करना टॉपिक वाइज। अब डिकोड कैसे करना है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप उसको अप्रोच कैसे करना है। मैं अप्रोच आपको बता देता हूँ, आप ये अप्रोच करके देखिए, क्योंकि आपने अपनी तरफ से कोई रूम खाली नहीं छोड़ना है सिलेबस को अप्रोच करने में और टॉपिक को अप्रोच करने में। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि आपको आप हर तरफ से तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे। ठीक है ना, अगर आपने एक तरफ ही छोड़ दिया तो गैप से बाहर हो जाएंगे। जैसे जेकेपीएससी 10+2 सॉरी जेकेपीएससी केएस का पेपर इस पर हुआ, प्री का। प्री में पेपर में आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम बुकें पढ़ते हैं, जो लक्ष्मीकांत बुकें जो भी पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी बुकें, उसमें नहीं थे। ठीक है, कुछ ऑप्शंस में वो नहीं थे, और वो सेम चीज़ें डीडी बासु बुक में सेम छपी हुई थी। ठीक है, कोई कमेटी वगैरह थी। तो कहने का मतलब ये है कि जेकेपीएससी जो चीज़ें रिलेट कर रही है उस पर भी क्वेश्चन पूछी जा रही है, जो हम कभी कभार हमारी बुक्स में नहीं होता, हम कहते हैं ये नहीं पढ़ा हमने तो ये है ही नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा भाई, रिलेट कर रही है चीज़ें। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा अवेयर होना, जेकेपीएससी जो रिलेटेड चीज़ें उस पर भी क्वेश्चन पूछनी शुरू कर रही है। अब टॉपिक को अप्रोच कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक ले लेते हैं डीपीएसपी, है ना। डीपीएसपी हमें डीपीएसपी है, हमें सबसे पहले डीपीएसपी स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो डीपीएसपी है ये एक लाइन में ये है क्या। ठीक है, दूसरी बात ये किस पार्ट में आती है, तीसरी बात कौन सा आर्टिकल से लेके कितने आर्टिकल के बीच में ये आती है। ठीक है, चौथी बात इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कब मेंशन किया गया। ठीक है, देन पांचवी बात इस डीपीएसपी को मेंशन किसने रिकमेंड किया था, कौन सी कमेटी थी जो डीपीएसपी के लिए रिकमेंड किया था, और तब की सरकार कौन सी जिसने बोला था कि इसको ऐड करो। ठीक है, उसके बाद डीपीएसपी की हमने अलग अलग चीज़ें देखनी है। क्या देखनी है, पहले हमने देखनी सबसे पहले जो डीपीएसपी में 4-5 वो कौन सी थी, हमें वो देखने, उनका आर्टिकल देखने हैं। उसके बाद जब ये चीज़ें कर ली, उसके बाद हमने देखना है कि इसको बाद में जो न्यू ऐड हुई है वो कौन कौन सी थी, किस अमेंडमेंट के ऐड के थ्रू हुई है। ठीक है, ये देखना है। तब उसके बाद हमने फिर इस पर एक और चीज़ देखनी है, वो चीज़ ये देखनी है कि इसको जैसे एग्जिस्टिंग कुछ डीपीएसपी थी उसको चेंज किया है तो वो कौन कौन सी थी। अब ये डीपीएसपी अलग अलग इसको डिवाइड किया हुआ है, लिबरल डीपीएसपी, गांधीयन क्या इसको बोलते हैं डीपीएसपी। ठीक है, इसको अलग अलग में लाया हुआ है, चेंज किया हुआ है ना, मतलब डिवाइड किया हुआ है आसानी के लिए। तो आप इसको इस चीज़ों को ऐसे इसको तोड़ तोड़ के करोगे। जब आप ये तोड़ना शुरू कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको जो इसका टॉपिक होगा सिलेबस का, आप इजीली अप्रोच करोगे। अगर कल क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपके पास स्मार्ट स्टडी होगी, आपके पास जो नोट्स होंगे रिवीजन से पहले के, वो नोट्स इतने सारे होने चाहिए। ठीक है, इतने सारे नहीं होने चाहिए, इतने सारे। ठीक है, मतलब कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर एंड कट, है ना। वो कहते हैं ना, कंफ्यूज पीपल नीड मोर नॉलेज, तो वो नहीं करना कि नॉलेज के पीछे नहीं भागना है। ये पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है,
120 मार्क्स का ये पेपर होना आई थिंक, जिसके मार्क्स 80-90 के बीच में होंगे तो डेफिनेटली वो उसको इंटरव्यू कॉल आएगी, ठीक है। इतना तो होता ही है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये सब्जेक्ट जो है ना, एक ही सब्जेक्ट होगा। अब इसमें एक और चीज़ क्या मार्केट में कहते भी, और ये रियलिटी भी है, कि जो जिस बच्चे का जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का PSI और ऑप्शनल था, ठीक है, और उसने केएस के मेंस लिखे हैं, तो डेफिनेटली उसको एक प्लस पॉइंट है JKPSC 10+2 में। क्यों? क्योंकि उसका तो कोई ऑप्शनल PSI और सैम था, है ना। दूसरी बात, उसने प्री क्वालिफाई किया है, किस माइंडसेट से क्वालिफाई किया है, उसको पता तो चल ही गया ना कि किस टाइप का JKPSC पेपर पूछती है। तो कहने का मतलब ये कि आपने अगर नहीं दिया, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको JKPSC के पिछले पेपर उठा के देखने भी है कि वो कहाँ पे फंसा रही है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। उस क्वेश्चंस को आपने JKPSC जो एग्जामिनर जो ये पेपर सेट करता है, उस तरह उसको समझना है। जब ये चीज़ आप करने शुरू हो जाओगे तो आपको बिलीव मी, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करने में। और इतना टफ कंपटीशन हो जाएगा। एक और चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो जो इसकी आंसर की, जैसे इसके क्वेश्चन पेपर है MCQ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 20 टेस्ट आपको दिए जाएं हर सब्जेक्ट के, ठीक है। मैंने जो बंदा मैं जिससे मैं अपना काम शाम करवाता हूँ, मैंने उसको बोला है, मैंने उसको पूछा है, तो उसने बोला ठीक है हम कर देंगे, हफ्ते में 2 टेस्ट दे देंगे, ठीक है। तो 2 टेस्ट हफ्ते में दे देंगे, आपके हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, ठीक है। बस इतना है कि उसको मैंने बोला है, आप जो कुछ काम करेगा थोड़ा तो वो लेगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, जो नहीं दे सकता नो इशू, ठीक है। जो दे सकता, मैंने इसमें बोला कि चल खुशी से कोई भी अगर 100 मिनिमम 100 एंड मैक्सिमम 300 रखा है, इसके बीच में कोई भी जो दे सकता है, जिसका जितना भी दे सकता है ना, वो दे के वो अपने 20 टेस्ट ले ले। अगर जो नहीं दे सकता वो भी ले ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 20 टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। टेस्ट का मतलब ये होगा, आपको एंगेज रखा जाएगा, आप एंगेज रहेंगे और ये वो खुद बंदा चलाएगा वही, ठीक है। मैंने उसको बोला कि भाई आप इनकी हेल्प कर दो, मार्केट में टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत महंगी दे रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये की। भाई कहाँ 10 हज़ार और कहाँ 100 रुपये, ठीक है। वो 100 रुपये सिर्फ इसलिए मैं इसको अपनी तरफ से कि मैं चल यार वो PPT बनाने में बड़ा वक्त लगता है और आंखों की हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। आप सबको पता ही है PPT बनाना मजाक नहीं होती है। और क्वेश्चन मैं यहाँ से जो बेचता हूँ वो, या फिर वो सोर्स उठा के वहाँ से निकाल के वो उसकी PPT बनाता है, क्या इसको बोलते हैं, टाइपिंग करता है वो, ठीक है। तो टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने ये काम किया। तो बाकी आप मुझे बता दीजिए कि अगली वीडियो में किस सब्जेक्ट को मैं डिकोड कराऊँ, पिछला 2016 का सिलेबस कौन सा सब्जेक्ट है जिस सिलेबस को मैं डिकोड कराऊँ और उसको मैं तोड़ के दूँ, आपको एक स्ट्रैटेजी बना के दूँ, ताकि आप इजीली एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ। जिस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी सब्जेक्ट के लिए अगली वीडियो बनेगी, ठीक है। डिकोड करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। ये मेरी बात याद रखना, कुछ भी पढ़ना शुरू नहीं हो जाना, नॉलेज इतना यहाँ पे नहीं चाहिए। 120 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर है ये, बस इतना अपने माइंड में रखना है, ठीक है। डेफिनेटली आप इसको काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाएगी। और ये नहीं सोचना कि किसी का पता नहीं क्या इंटेलिजेंट है, कुछ यहाँ पे भाई कुछ नहीं। एग्जाम वही जो मेहनत करेगा, जिसको अप्रोच पता होगी, ठीक है, जिसका दिन अच्छा होगा उसका एग्जाम क्वालिफाई होगा। नहीं करोगे एग्जाम को, जो नहीं पढ़ेगा या नहीं मेहनत करेगा, जिसको लगेगा कि मैं पता नहीं क्या हूँ, है ना, तो वो साइड लेने लगेगा। याद रखना मेरी बात, ठीक है। तो बहुत कम में कंपटीशन भी है और ये गोल्डन चांस भी है, ठीक है, गोल्डन चांस है, ठीक है, बिलीव मी गोल्डन चांस है, ठीक है। तो बाकी आप मुझे बता दीजिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में कि अगले वीडियो किस सब्जेक्ट पे आनी चाहिए। हाँ, एक मैंने आपको DPSP बोला तो हिस्ट्री का बता देता हूँ फटाफट से। जैसे 1857 रिवाल्ट है, आप उस रिवाल्ट की कहानी देखनी है, वो स्टार्ट क्यों हुआ, क्या रीजन थे पहले, है ना। जब ये चीज़ देख ली, ये मैंने एक लिस्ट में फटाफट 5-6 पॉइंट लिख दिए साइड पे, मुझे अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे लिखना मुझे क्यों किसी लीडर्स में इन्वॉल्व थे, वो लीडर ये कहाँ से आए थे। जैसे तांतिया तोप है ना, कनवार सिंह है ना, उसके बाद बहुत जैसे और बहुत सारे अब्दुल क्या नाम थे, खान, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहे, खान अब्दुल गफ्फार है ना, और बहुत सारे नाम थे, ठीक है। ये कहाँ से आए थे, रानी लक्ष्मीबाई, ये कहाँ से थे, इनके नाम लिख लें मुझे। उसके बाद इस रिवाल्ट को सप्रेस किया, अब सप्रेस किसने किया, कौन सा ब्रिटिश कमांडर था जिसने सप्रेस किया, मुझे वो देखना है, ठीक है। उसके बाद कौन से जिनकी डेथ होगी, मतलब ब्रिटिश कमांडर के बिना ही जो खुद उन्होंने अपनी फांसी लगा के वो मर गए, मुझे वो देखना है, मुझे ये फैक्चुअल डाटा देखना है, ठीक है। मुझे उसके बाद बुक देखनी है, इसके दौरान कौन सी बुक लिखी गई, मुझे ये देखना है। इसके 1857 रिवाल्ट में पूरा इंडिया इन्वॉल्व था या फिर सिर्फ नॉर्दर्न एरिया इन्वॉल्व था या सदर्न था, जो भी था, ठीक है। मुझे वो एक्सेप्शन दे देनी है। जब ये चीज़ें मेरे माइंड में क्लियर होंगी, डेफिनेटली मैं लीड करूँगा इस एग्जाम में, ठीक है। मैं बाकी वालों से मैं 1% कम से ज़्यादा नहीं तो 5% में आगे जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने चीज़ों को डिकोड कर दिया, मेरी सारी चीज़ें मुझे पता चल गई, है ना। तो मैं बाकी 10% और टेस्ट दूंगा बार बार, तो मेरा वो काम भी हो जाएगा, ठीक है। बिलीव में आप बढ़िया करेंगे, बस मुझे आप बता दीजिए एक बार, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी 1% कंट्रीब्यूशन आपको चला जाए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।